Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं देहरादून से सह संपादक अकील खान की खास रिपोर्ट। मनीष सिसोदिया से मिल आप में शामिल हुए बीजेपी के कद्दावर और पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कपवान। आप पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आप पार्टी से लगातार लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। लोग पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता और चमोली के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद कपरवान ने अपने साथियों के साथ दिल्ली में आप पार्टी का दामन थामा। उन्हें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं देहरादून पहुंचने पर आप प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत करते हुए आप उपाध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की टोपी पहनाकर स्वागत किया। उनके साथ बलबीर सिंह नेगी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर एसोसिएशन ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर रजिया बेग ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि विनोद कपरवान ने 30 वर्षों तक बीजेपी में कार्य किया। वो चमोली जिला अध्यक्ष के साथ युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी का करीबी भी माना जाता है। रजिया बेग ने कहा कि विनोद जी के पार्टी में आ जाने से पार्टी को पहाड़ों में भी मजबूती मिलेगी और उनके 30 वर्षों के अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में सदस्यता लेने और आप पार्टी पर भरोसा जताने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। इस मौके पर विनोद कपरवान ने कहा, उन्होंने बीसी खंडूड़ी को देखते हुए बीजेपी का दामन थामा था। बीसी खंडूड़ी की ईमानदार छवि की ही बदौलत हर सैनिक और पूर्व सैनिक बीजेपी से जुड़ा। उन्होंने बिना हितों के लिए राजनीति की है, लेकिन आज बीजेपी में असली कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। तो क्या जो कल तक आप उस पार्टी बीजेपी का जो सालों से काम किया, उसके लिए अलग जगह में काम किया, आज उसी पार्टी के आप विपक्ष में काम करेंगे, तो क्या किस तरीके से इस अपने तरीके को देखते हैं आप? देखिए, मैं विगत 30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और मैं लक्ष्य को लेकर के मुझे विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहने का एक मेरी आदत थी। और मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं कई बार उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व स्पोर्ट्स के माध्यम से, वॉलीबॉल के माध्यम से कर चुका हूँ और मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस की दिक्कत नहीं थी। मैं 1991 में तो जनरल खनौड़ी आर्मी से रिटायर हुए तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा। मेरा जो पूर्व जीवन है, मैं भारत के अंतिम तहसील जोशीमठ का रहने वाला हूँ और हमको देश की रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो अगर हमारा जो जीवन सीमांत क्षेत्र से है, जो राष्ट्रवाद हमारे अंदर भरा हुआ है और जो फौज के प्रति हमारी आधी आबादी उत्तराखंड की फौज से जुड़ी है, तो मेरा व्यक्तिगत जीवन फौज के प्रति बहुत समर्पित रहा है, फौजी लोगों के प्रति बहुत समर्पित रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि जनरल खनौड़ी जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और एक उद्देश्य को लेकर जुड़े थे कि हम जनता की सेवा कैसे करेंगे। पहाड़ की पीड़ा को लेकर के हम आए थे और आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप हो गया, आज आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में हो गई है। आज चाटुकारिताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में स्थान है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमाणिक कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, वो लोग आज दरकिनार किए गए हैं। आपने कहा कि जनरल साहब का अब जनरल साहब की जो उम्र की बात है, इतनी लंबी उम्र हो गई, अब उनको लगभग वो 90 साल के हो रहे हैं, तो उनको ये कहा जाना है कि अब वो ढल चुके हैं, अब उनकी उम्र के अनुसार वो ढल चुके हैं। लेकिन जो उनकी पीड़ा थी, जो पहाड़ की चिंता थी, हमारे लिए कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। और बड़ी दुर्भाग्य का, अभी मैं दिल्ली में कल मैं आम आदमी पार्टी में आज मनीष जी के उसमें शामिल हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि पहाड़ के सारे लोग तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पलायन की बात की, हम पलायन को रोकेंगे। 3-4 लाख लोग पलायन के लिए पहाड़ में, जब ये कोविड का इतनी महामारी हुई थी, लोग आए थे, आज सब लोग वापस चले गए हैं। तो क्या कारण है, पहाड़ में क्यों नहीं लोग रुक रहे हैं? आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारी पलायन की है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण देहरादून के लिए नहीं हुआ है, कि पिथौरागढ़ चंपावत उत्तरकाशी और चमोली के लिए हुआ है, लेकिन आज उनकी वहाँ कोई बात नहीं करती। आज जो पलायन है, युवाओं में बिल्कुल अविश्वास बन गया है। तो हमने केजरीवाल जी को देखा, हमको लगा कि जनरल खनौड़ी के बाद
इस देश के अंदर किसी ने अगर लोकपाल की बात की है तो जनरल खरोनी ने की है। मुझे याद है कि अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी जनरल साहब को मिलने 2012 में आए थे, 2007 में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि जो आप लोकपाल को ला रहे हैं इससे वो लोग बहुत प्रभावित थे और हम भी उस समय से प्रभावित थे। हमको लगता है कि इस देश के अंदर कोई अगर दूसरा कोई क्रांति करेगा, इस समाज को, इस भ्रष्ट तंत्र को कोई बदलेगा तो अरविंद जी बदल सकते हैं। तो इन पर विश्वास करते हुए हमारी पहाड़ की पीड़ाओं को अगर कोई समझेगा तो आम आदमी पार्टी समझेगी और इस प्रदेश के अंदर एक विकल्प के रूप में निश्चित मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो 2022 में आम आदमी पार्टी इस जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहेगी। सत्ता लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन हमारा लक्ष्य है, हमारी उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ में इस पार्टी में आए। तो सवाल अब ये उठता है कि 30 साल पहले तो जिस पार्टी में समर्पित काम करते रहे उस पर विश्वास जताया आपने, आखिरकार ऐसे क्या वजह हो कि 30 साल बाद आप आगे भरोसा जताना शुरू कर दिया? मैंने आपसे कहा, जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, मैं कुछ उद्देश्यों के साथ हुआ था, मेरी कुछ इच्छाएं थी, मेरे को भारतीय जनता पार्टी के कुछ इश्यूज अच्छे लगते थे, मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। मैंने आपसे कहा मैं फौजी बैकग्राउंड के लोगों के प्रति मेरे समर्पण था। उसमें पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही थी, अटल जी का युग था, तो हम सब लोग आज वो भारतीय जनता पार्टी, इस समय मेरे हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिताओं की पार्टी है और केवल घोषणाओं करने वाली पार्टी है और इससे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी कहीं आपको कहीं ऐसा लगा आपको उस पार्टी में नजरअंदाज किया गया तो उसको कहीं आपको लगे कोई रास्ता प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आप आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको? मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी पहले प्रमाणिक कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी थी, कार्यकर्ताओं का वहाँ उनको समझा जाता था, उनकी बातों को सुना जाता था, लेकिन आज ये परिस्थिति नहीं है। आज तो केवल दिल्ली से मोदी जी और अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी में लोग किसी को जानते नहीं है और यहाँ के भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी केवल मुख्यमंत्री है, बाकी सारे निर्णय दिल्ली से होते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश का भविष्य यहाँ पर तय हो। इसीलिए तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड राज्य निर्माण के पीछे कोई लक्ष्य नहीं था कि एसी कमरों में बैठकर लखनऊ में बात होती थी और पहाड़ की कोई चिंता नहीं की जाती थी। इसलिए इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। यहाँ से युवाओं के लिए जो हमको क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या नीति बना सकते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये पार्टी निश्चित रूप से इसमें अपना सहयोग देगी, अपने विचार देगी, क्योंकि दिल्ली मॉडल पूरे विश्व के अंदर इस मॉडल पर चर्चा की जा रही है। इतने कम संसाधनों के बाद, इतने कम अधिकारों के बाद दिल्ली में अगर ये इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो अगर इनको पूर्ण राज्य कायम मिलेगा तो ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक मॉडल प्रदेश बना सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और अहम सवाल आपसे, कल तक आप जिस पार्टी के लिए बखान करते, खूबियां गिनाते थे, आज उसी पार्टी में क्या बुराई कर पाएंगे अपने क्षेत्र में? बिल्कुल बुराई के लिए मुझे जरूरत ही नहीं। मैं तो हम अपना पक्ष रखेंगे, बुराई के लिए जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को बताएंगे। ये सवाल आप वहाँ के जनादेश कैसे विश्वास करें? कल तक जिस पार्टी के लिए आप काम करें तो उसी का आप बुराई करेंगे, उसके खिलाफ खेमे बदल दिया आपने, तो आप पे भरोसा रखा, आखिर जनता कैसे विश्वास करेगा आप लोग? पत्रकार महोदय, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने दल बदला है और बहुत शिखर पर पहुंचे। हमारे दल में अगर भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के अंदर आपको बताऊंगा तो 30 लोग जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उन लोगों ने भी जनता को क्या समझाया होगा, यहाँ की जनता ने क्या समझा होगा, उनको फिर दोबारा जिताया, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं। तो इसलिए जनता धीरे धीरे समझने लगी है। जनता, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत राष्ट्र के प्रति बहुत वह है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे के आधार पर हम आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं और जो हमारा लक्ष्य है कि युवाओं का जो रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, और इस 2-3 दिन के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाने से हम लोगों का बहुत, मैं तो वहीं उसी जिले का रहने वाला हूँ जहाँ हमारी इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये पिकनिक स्पॉट बना रखा है, स्वास्थ्य की क्या बदहाल स्थिति है। तो हम इन मुद्दों को लेकर के, शिक्षा के लिए मनीष जी ने कितना अच्छा दिल्ली में काम किया, इन्हीं इश्यूज़ को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारी जो इच्छा थी, जो हम करना चाहते थे समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो हम इस दल में रहकर नहीं कर पा रहे थे। अब हमको अवसर मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी मिली है जिसके इतने स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने देश में एक मॉडल स्थापित किया है, उनके साथ जा करके निश्चित रूप से हम अपनी बात को रखेंगे। जी, उपाध्यक्ष में जिस तरीके से विनोद खबरवाल जी पार्टी का दामन थामा है, तो उसके कामयाबी किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विनोद जी का आम आदमी पार्टी से जुड़ना, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के भाजपा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपका आम आदमी पार्टी पर आना और आम आदमी पार्टी के लिए काम करना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। मैं इसे सफलता के तौर पे देखती हूँ। और दूसरा, आपने चूँकि जैसे मैं अभी कहा भी आप लोगों से, आप जो हमारे मुख्यमंत्री रहे,
भाजपा से, अब बीसी खंडूरी जी के राइट हैंड हुआ करते थे। आपने उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाने का बड़ा काम किया और मेरी ऐसी कामना है कि विनोद जी हमारी आम आदमी पार्टी में भी तमाम मुद्दों को लेके या तमाम चीज़ों को लेके बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ख़ासकर उत्तराखंड में तो जिस तरह आपका है, और आपने चमोली डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि हमारा दूर दराज का क्षेत्र है, दूर दराज का डिस्ट्रिक्ट है, आपने वहाँ काम किया। ये बड़ी सफलता है आम आदमी पार्टी के लिए कि आप आम आदमी पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से आप बीसी खंडूरी को सीएम के हवाला दिया, इनके नाम से वो राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन ये जनाधार पहले खंडूरी के पहले खत्म हो चुकी है, पार्टी ने खुद में बाहर कर दिया। तो उस जनाधार से आप कितने उनके मजबूत समझते हैं? जब उनके जनाधार खंडूरी के नहीं रह पाए थे, इनके Audio Jungle. Audio Jungle.